नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने भाषा, बोली या हिंदी की उत्पत्ति के बारे में देख लिया। आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जन्म कैसे होता है, हिंदी साहित्य लेखन की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है। तो अब हम लोग पहले साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो एक चीज़ जानिएगा भैया, अगर साहित्य लेखन की बात की जाए, साहित्य लेखन परंपरा, साहित्य लेखन परंपरा। अच्छा, साहित्य लेखन की परंपरा हम लिख देते हैं, साहित्य लेखन की परंपरा। ठीक, अगर साहित्य लेखन की परंपरा की बात की जाए भैया, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसे आप लोग जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ने जो साहित्य का विभाजन किया था भैया, वो विभाजन 4 भागों में हुआ था। ठीक, यानी आदिकाल था आपका, जिसे उन्होंने वीर गाथा काल कह दिया था। इसके बाद आपका भक्ति काल था। ठीक, फिर आपका रीतिकाल था, फिर आपका आधुनिक काल था। लेकिन जब आप जानते हैं भैया कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में सरहपा का जीवन माना जाता है। सरहपा का जीवन कब माना जाता है भैया? 6वीं या 7वीं शताब्दी में माना जाता है। तो यह साहित्य तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में ही लिखा जा रहा था। लेकिन अगर वास्तविक साहित्य लेखन की परंपरा की बात की जाए तो यह 19वीं शताब्दी में लिखा गया। किस में लिखा गया भैया? 19वीं शताब्दी में लिखा गया। यानी 19वीं शताब्दी में साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है। लेकिन उसके पहले भी कुछ लोगों ने क्या किया था, साहित्य लेखन की परंपरा को अपनाया था, यानी साहित्य को लिखने की कोशिश किया था। तो सबसे पहले कोशिश किसने किया था भैया? तो इस साहित्य को लिखने की सबसे पहले कोशिश किया था आपके गोकुलनाथ ने। किसने किया था? गोकुलनाथ ने। अब गोकुलनाथ ने किया था तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके घर भैया या गांव में कोई मंदिर हो, आपके गांव में कोई मंदिर हो और यह पुराना मंदिर हो। ठीक, यह क्या हो भैया? पुराना मंदिर हो, और इस मंदिर का समय पता करना हो आपको कि यह मंदिर बना कब। अब ध्यान दीजिएगा, जब यह पुराना मंदिर है उस समय तो हम आप थे नहीं, यानी यह मंदिर बहुत पहले बन चुका था। ठीक, अब इसका समय पता करने के लिए आप क्या करेंगे भैया? गांव में जाएंगे, जो सबसे बुजुर्ग इंसान होगा, सबसे बुजुर्ग आदमी होगा, उसी के पास जाएंगे, पूछेंगे भैया, तो वह कुछ बताएगा। फिर एक आध और बुजुर्ग इंसान के पास जाएंगे तो वो कुछ और बताएगा। तो ऐसे ऐसे इन सब तथ्यों के आधार पर आप एक निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे ना, कि इसका समय हो न हो इतना हम मान लेते हैं। ठीक, ऐसे ही क्या होता है कि जब ये गोकुलनाथ ने हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत, यानी हिंदी साहित्य की लिखने की जो समय निश्चित किया था, गोकुलनाथ का ही समय मान लेते हैं। इनका समय लगभग मान के चलिए 15वीं शताब्दी माना जाता है। 15वीं शताब्दी में ये थे। अब अगर सरहपा की बात की जाए तो सरहपा कब थे भैया? 6वीं या 7वीं शताब्दी में। तो वहां तक ये पहुंच नहीं पाते थे। अच्छा, दूसरी चीज, एक गोकुलनाथ थे कौन? देखिए, अभी थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि साहित्य कैसे हुआ। जब साहित्य चलने लगेगा आनंद तब आएगा। अभी परंपरा है, यहाँ से तो थोड़ा सा आनंद कम आता है। लेकिन गोकुलनाथ की अगर बात की जाए, गोकुलनाथ कौन थे? तो गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र थे भैया, विट्ठलनाथ के पुत्र थे। और विट्ठलनाथ कौन थे भैया? तो विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे, वल्लभाचार्य के पुत्र थे। फिर आपसे पूछेगा ये वल्लभाचार्य कौन थे भैया? तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। ये जो थे वल्लभाचार्य कौन थे भैया? गुरु थे। किसके? सूरदास के गुरु थे। अच्छा, अब यहाँ से वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ। गोकुलनाथ ने जो साहित्य लिखा भैया, उसमें उन्होंने क्या किया, ज़्यादा नीचे तक नहीं गया, यानी ज़्यादा पहले की बात नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया भैया? केवल अपने दादाजी के 84 शिष्यों को लिया। कितने शिष्यों को भैया? 84 शिष्यों को लिया
और इन्हीं 84 शिष्यों को लेकर उन्होंने क्या लिख दिया भैया, 84 शिष्यों को लेकर लिख दिया 84 वैष्णवन की वार्ता। यानी गोकुलनाथ जी के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वह क्या लिखा भैया, 84 वैष्णवन की वार्ता। यानी इन्होंने जो साहित्य लिखा वह 84 वैष्णवन की वार्ता के नाम से क्या था भैया, प्रसिद्ध था। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता जो लिखा, 84 इनका साहित्य था भैया, 84 वैष्णवन की वार्ता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस 84 वैष्णवन की वार्ता में समय का कोई निर्धारण नहीं किया गया। यानी कौन से कवि पहले हुए, कौन से कवि बाद में हुए, इसका कोई निर्धारण नहीं हो पाया। इन्होंने पुनः प्रयास किया अपने पिताजी के 252 शिष्यों को लेकर, 252 शिष्यों को लेकर इन्होंने लिखा भैया 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता में इन्होंने क्या किया भैया, अपने पिताजी के शिष्यों का उल्लेख किया। लेकिन इसमें भी इन्होंने समय का कोई प्रावधान नहीं किया, समय की तिथि यानी इत्यादि चीज़ों का निर्धारण नहीं किया। लेकिन आप जानते भैया, तिथि का निर्धारण ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो वह हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा नहीं बन पाया, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं बन पाया, हिंदी साहित्य का इतिहास यह नहीं बन पाया, यह हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं बन पाया। ध्यान दीजिएगा, इनके बाद एक और कवि आते भैया, जिनका नाम था भैया नाभादास। इन नाभादास कोई और नहीं थे भैया, नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास क्या थे भैया, अग्रदास के शिष्य थे। अच्छा, अभी आपके मन में आ रहा होगा कि हमने अग्रदास का क्यों नाम लिया भैया। जैसे आप राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते हो, ऐसे भैया अग्रदास ने राम को रसिक राम कह दिया था। यानी इन्होंने कहा कि राम ऐसे राम नहीं थे, ये भी रसिक राम थे, ये भी श्रृंगारिक राम थे, ये भी कई स्त्रियों से प्रेम करते थे, केवल सीता से प्रेम नहीं करते थे। इस परंपरा को इन्होंने चला दिया था, ठीक। और इस परंपरा को चलाने वाले कौन थे, अग्रदास। इन्हीं अग्रदास के शिष्य कौन थे भैया, नाभादास। और नाभादास ने जो ग्रंथ की रचना किया वो लिखा भैया भक्तमाल। जो ग्रंथ लिखा वो भक्तमाल ग्रंथ लिखा। और ध्यान दीजिएगा, इस भक्तमाल में इन्होंने 200 भक्त कवियों का वर्णन किया। 200 कितने कवियों का, भक्त कवियों का वर्णन किया। लेकिन एक चीज इसमें भी जानिएगा भैया, इन्होंने 200 भक्त कवियों का वर्णन तो कर दिया, लेकिन इसमें भी इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने भी समय का निर्धारण नहीं किया। जो कवि जैसे मिलते गए उसी रूप में उसको वहां पर रखते चले गए। अब क्या होता भैया, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा जब चलती है तो इसके बाद इस परंपरा का अस्त हो जाता है। पुनः आप अब जो ये भी लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास थे, ठीक। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यह मैंने कहा जो वास्तविक शुरुआत हुई वह 19वीं शताब्दी में होती है। यानी वास्तविक शुरुआत कहाँ होती भैया, 19वीं शताब्दी में होती है। इन चीज़ों को आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, ठीक। फिर हम आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की वास्तविक शुरुआत होती है, मैंने आपको बताया भैया यह 19वीं शताब्दी से होती है। अब 19वीं शताब्दी में आता कौन है भैया, जॉर्ज ए ग्रियर्सन, गार्सा द तासी। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले आते हैं गार्सा द तासी। कौन आता भैया, गार्सा द तासी। अब गार्सा द तासी जब भारत में आते हैं भैया तो ध्यान दीजिएगा, ये भारत में उर्दू के प्राध्यापक थे। गार्सा द तासी क्या थे, भारत में उर्दू के प्राध्यापक थे। इन्होंने क्या किया, अब जानते हैं आप, हिंदी साहित्य लेखन की वास्तविक शुरुआत हो रही है, वो भी कौन कर रहा है, एक विदेशी विद्वान कर रहा है। कौन कर रहा है भैया, एक विदेशी विद्वान कर रहा है। वही हाल है कि आपका सब कुछ हो और मजा कौन ले रहा है भैया, पड़ोसी। हिंदी साहित्य हमारा है
हिंदी हमारा ही भाषा है, और लिख कौन रहा है भैया? विदेशी विद्वान। हिंदी का नाम भी अपना नहीं है, वो भी विदेशी नाम है, फारसी भाषा का शब्द है हिंदी, आपने आगे पढ़ चुका। ठीक, अब इस चीज़ को शुरुआत जब गारसात और तासी करते हैं, अब आप सोच लीजिए जब विदेशी इसकी पारदर्शिता को देखेगा तो कितने अच्छे से देखेगा। जाहिर सी बात है, यह देखेगा तो अपने अनुसार देखेगा, और जो जहाँ का रहेगा भैया वो उसी का पक्ष लेगा। तो अब इसकी शुरुआत यह किस प्रकार से करता है, किस ढंग से करता है, इसको हम देखते भैया अगली वीडियो में। ठीक, हम पुनः आपसे मिलते हैं कल, और लेके चलते हैं हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की वास्तविक शुरुआत, क्योंकि यहाँ पर हम आएंगे भैया, यह जब दूर से इसकी पारदर्शिता आएगी तो इसने हिंदी को कैसे देखा, किस प्रकार से देखा, कितने लोगों को हिंदी का कवि माना। जैसे 738 कवियों का उल्लेख करेगा तो उसमें से कितने लोग, 62 कवियों का हिंदी का माना, बाकी सब उर्दू के हो गए। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे, और किस नाम से इन्होंने लिखा ये सब भी देखेंगे। इन सब को हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। आज के लिए हम लोग बस करते हैं। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। लेकिन एक चीज़, हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा आप लोग।